के ऊपर एग्रीमेंट हुआ जिसमें एलओसी के ऊपर सीज फायर हो गया। और अब कभी हमने नहीं सुना फायरिंग हुई। रिसेंटली एक वाकया हमारे सामने आया है। लार्जली को बड़े वाकये नहीं होते, लेकिन वो पाकिस्तान ने तो बहुत बड़ी इंडिया को कंसेशन दे दी, लेकिन पाकिस्तान को इंडिया से कुछ भी नहीं मिला। उसमें इंडिया अगर ये इस पे मान जाए कि हम गोलाबारी बंद करते हैं तो यही बहुत बड़ा कुछ मिल गया आपको। ये अब पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता इस तरह की अय्याशियां जो 1947 से हो रही हैं। हम नफसियाती मरीज बन गए, हम बीमार हो गए। हिंदुस्तानी कौम, आपको भगवान का वास्ता है, क्षमा कीजिए, हम पे कृपा कीजिए। नरसिम्हा राव और वजीर खजाना मनमोहन सिंह ने 1991 के वस्त में वो स्टैंड लिया और ऐसी माशी इस्लाहत का आगाज किया जो उस वक्त भारतीय सियासत में नामुमकिन समझे जाते थे। के ऊपर एग्रीमेंट हुआ जिसमें एलओसी के ऊपर सीज फायर हो गया। और अब कभी हमने नहीं सुना फायरिंग हुई। रिसेंटली एक वाकया हमारे सामने आया है। लार्जली को बड़े वाकये नहीं होते, लेकिन वो पाकिस्तान ने तो बहुत बड़ी इंडिया को कंसेशन दे दी, लेकिन पाकिस्तान को इंडिया से कुछ भी नहीं मिला। अभी रिसेंटली आप देखें कि जो क्रिकेट टीम के हवाले से ये एशिया कप की बात चल पड़ी है कि जनाब एशिया कप भारत कहता है हमने पाकिस्तान में नहीं खेलना, हमने न्यूट्रल वेन्यू में खेलना, और वो श्रीलंका है। पाकिस्तान एशिया कप का होस्ट है, लेकिन भारत की इतनी डोमिनेंस है आईसीसी में और जो क्रिकेट टूर्नामेंट के ऊपर और क्रिकेटिंग नेशंस के ऊपर कि वो ये भी नहीं आए। सो इंडिया हमें कोई कंसेशन नहीं दे रहा, हमने इंडिया को कंसेशन दे दी, और उसके बदले इंडिया ने पाकिस्तान से ये जो कंसेशन ली एलओसी के ऊपर हमें बताइए। और ये जो बाजवा साहब का जो हमने किया, लेकिन रिटर्न में हमें कुछ मिला नहीं है इंडिया से। सर, हाउ डू यू सी दिस? आप कहते हैं आपको मिला क्या, तो वो मैं कह रहा था जो डिस्पैरिटी आ गई ना इंडिया पाकिस्तान के कैलिबर और मुकाबले में, उसमें इंडिया अगर ये इस पे मान जाए कि हम गोलाबारी बंद करते हैं तो यही बहुत बड़ा कुछ मिल गया आपको। ये अब पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता इस तरह की अय्याशियां जो 1947 से हो रही हैं। इंडिया अफोर्ड इसलिए करता है कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ गई और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उनके लिए ये कोई बड़ा खर्चा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने आपको एज ए फेवर अगर ये कह दिया कि ठीक है जी हम खामोशी इख्तियार करते हैं, तो दैट वाज ए बिग गिफ्ट। आई एम टेलिंग यू, इंडिया का जीडीपी जो है वो ट्रिलियंस यूएस डॉलर्स में चला गया। कहाँ? ट्रिलियंस अप्रोक्सीमेटली एज $4 ट्रिलियन। पाकिस्तान का मिलियन बिलियन, बल्कि मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन इंसान को रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर मैं बीमार हूँ, इंडिया यू आर आवर डॉक्टर, यू आर आवर साइकेट्रिस्ट। हम नफसियाती मरीज बन गए, हम बीमार हो गए। हिंदुस्तानी कौम, आपको भगवान का वास्ता है, क्षमा कीजिए, हम पे कृपा कीजिए, हमें समझाइए, हमें सुधारिए, हमें सीधा रास्ता दिखाइए, हमसे हाथ मिलाइए। नहीं तो उन्होंने कब बोला बड़ा भाई बन के हमारी हेल्प कीजिए? उन्होंने कब बोला हम हेल्प नहीं करेंगे? उनके प्राइम मिनिस्टर जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो बोला था वो मिल के गुर्बत के खिलाफ लड़ते हैं, उन्होंने बोला था वो मिल के दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हैं, उन्होंने तो आगे हाथ बढ़ाया। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। यहाँ पे जो लोग बैठते हैं, ना जाने उन्हें रकम कहाँ से मिलती है, उन्हें ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ से मिलते हैं। वो कहते हैं नहीं जी हम दुनिया के साथ मिल जाएंगे, हम हिंदुस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते। और पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा है ही नहीं जो कहता है कि जी हम इंडिया से हाथ मिलाना चाहते हैं। जो कहता है जब इंडियन फौजी वीर गति प्राप्त होते हैं तो हमें दुख होता है, ये कहते हैं जी हमें तो बड़ी खुशी होती है। ये सब झूठ है। वो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, वो मक्कारी कर रहे हैं, वो अयारी कर रहे हैं, वो बीच घर की आग लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक कंसेप्ट भी है कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। ये तो नारे हमारे यहाँ पे लगते हैं, जलसों में लगते हैं, हमारी कोई स्ट्रीट में नारे लगते हैं, स्कूल कॉलेजेस में लगते हैं। मोदी का जो यार है वो पुरवकार है। ये बड़ी बात आपने कर दी है। और ये बात मतलब ठीक है। नरेंद्र मोदी जी, आपका जिस तरह से स्वागत हुआ यूएई में, हाँ। उन्होंने कहा नहीं, ही इज द most experienced older person, he's best politician, he's great prime minister। उन्होंने आपकी हर चीज को देखा। आज पढ़ा लिखा मुल्क है, सब अपनी मईशत के लिए लड़ रहे हैं, किसी को किसी से सरोकार नहीं है, टोपी रखी हुई है या तिलक लगाया हुआ है। लोगों को फ्रूटफुल ट्री चाहिए, जिन दरख्तों पे फल नहीं होता काट के जला दिए जाते हैं। 32 साल पहले भारत में एक कमजोर सियासी हुकूमत ने वो कुछ करके दिखाया जो इससे पहले ताकतवर हुकूमतें भी नहीं कर सकी। आज से 32 साल पहले भारत को पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा और गंभीर माशी चैलेंजेस का सामना था, मगर भारत में
इन माशी मुश्किलात से छुटकारा हासिल करने और माशी इस्लाहात के लिए ना चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत पड़ी, ना ही वहां तवील अरसे के लिए कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की ख्वाहिश पैदा हुई, बल्कि एक कमजोर इत्तेहादी हुकूमत ने सिर्फ पॉलिटिकल विल दिखाकर भारत को दिवालिया होने से बचाकर दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनाने की बुनियाद डाली। चूंकि देखें, कोई भी जंग जीत के तो कोई आपको फेवर नहीं देता। प्रैक्टिकली ये जंग जीतने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की टॉप लीडरशिप ने बगैर कोई लगी लिपटी रखे ये ऐलान कर दिया कि हम इस काबिल अब नहीं हैं कि इंडिया से लड़ सकें। तो उसके बाद भी अगर इंडिया ने कोई इस तरह की राय दी है कि चलें जी हम LOC पे खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, गोलाबारी नहीं होगी, तो ये भी बहुत बड़ा गेन है। वरना वो आम हालात में अगर देखा जाए, आम जो वार साइंस है और या साइंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसका तो लॉजिकल यही बनता है कि वो कहते हैं कि नहीं जी ये गोलाबारी हम आपकी तरफ से हो रही है, हम तो शुरू से कहते हैं कि हमने की ही नहीं, तो हम तो इसमें कोई मायदा नहीं करते, और आपको मजीद वो आगे जो है वो एक सफरिंग कंट्री जो है फाइनेंशियली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से और दूसरे मामला से उसको मजीद प्रॉब्लम में डाल सकती थी। तो व्हाट एल्स यू वांटेड फ्रॉम इंडिया? LOC पे अमन कायम करने से इंडिया का कोई बिजनेस इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था या जोड़ा जा सकता है? दैट्स नॉट द केस। चूँकि अगर इंडिया को इस चीज़ पे लोग टेस्ट करते कि उसके नेबर्स के साथ क्या ताल्लुकात हैं, तो फिर ज़ाहिर है चीन के साथ भी उसका एक वो जो है ख़ास किस्म की एक अनईजीनेस है रिलेशनशिप में। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इससे इंटरनेशनली कोई फ़र्क पड़ता था। ये जो मूव थी पूरी की पूरी, ये पाकिस्तान की तरफ से थी, जो कि मैं समझता हूँ कि एक वाइज मनसूबा था। इस पे जो लोग नेगेटिवली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई मुल्क भारत को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था। अक्टूबर 1990 में मूडीज और S&P ने भारत की रेटिंग को, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया था। मुल्क में सिर्फ 1 हफ्ते का तेल खरीदने की सख्त बाकी रही और सिर्फ $1 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर ने भारतीय हुकूमत को खुफिया तौर पर रियासती सोना बेचने पर भी मजबूर कर दिया था। ऐसे में उस वक्त के भारतीय वजीर आजम नरसिम्हा राव और वजीर खजाना मनमोहन सिंह ने 1991 के वस्त में वो स्टैंड लिया और ऐसी माशी इस्लाहात का आगाज किया जो उस वक्त भारतीय सियासत में नामुमकिन समझे जाते थे। आज हम पाकिस्तान में अहम माशी रिफॉर्म्स करने से कतराते हैं। कुछ इदारों की निजकारी करने पर भी कई बार सोचते हैं कि इसका क्या सियासी रिएक्शन आएगा और कितना सियासी नुकसान होगा। लेकिन भारत ने 1991 में कमजोर इत्तेहादी हुकूमत के बावजूद अपनी माशी पॉलिसी में 180 डिग्री का टर्न लिया। मुल्क को सोशलिस्ट इकोनॉमी से लिबरल इकोनॉमी बनाने का इनकलाबी फैसला है ना। वो 2 तरीकों से ही करेंगे ना। एक तो ये कि जी इस पे आपने को पाकिस्तान के मफादात पे कंप्रोमाइज कर लिया, तो आप ज़रा मुझे बताएं कि वहाँ पे गोले चलाने में पाकिस्तान के कौन से मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता था, सिवाय इसके कि कर्ज में डूबी हुई बाल डूबी हुई काम जो है, आप उसका पेट काट के तो गोले खरीदें और जाके LOC पे तमाशा लगाएं, जिसमें ना उधर किसी पे सेहत पे असर पड़ता है ना इधर किसी की सेहत पे। वो जो चांद मारी है उसमें कौन से मफादात थे जो बाजवा साहब ने जो है जिनका ख्याल नहीं रखा। वो एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि उसकी वजह से पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जो है उसको इन हालात में सस्टेन रखना इंडिया की निस्बत कहीं ज़्यादा मुश्किल था। इंडिया तो इस वक्त बहुत एक बेहतर पोजीशन में है, उसकी ट्रेजरी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हैं, असर रसूख भी है, सारी चीज़ें। तो उसके लिए हस्बे साबक LOC पे गोले चलाए रखना, जारी रखना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बड़ी बात है। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।